अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या है। बेसिकली फंक्शन का टॉपिक आपका सेकंड ईयर के बुक के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आता है। अगर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया तो यकीन माने कि आप लोग चैप्टर 1 जो है बड़ा स्पीड से सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको इस जगह पर बताऊंगा, उसके बाद मैं डेफिनेशन और बाकी चीजों पे आऊंगा। आप लोगों ने इन चीजों पे नजर नहीं रखनी। आप लोग फिलहाल यहां पर देखिएगा कि मैं क्या चीज लिख रहा हूं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लिखते हैं, जो चीजें बेटा यहां बताऊंगा उनको समझिएगा, उनको ज़हन में रखिएगा, देन हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि हमें हर चीज क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, concept of function. First time given by लिबनिज। सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट जो दिया था वो लिबनिज ने दिया था। लिबनिज एक जर्मन साइंटिस्ट था, अच्छा मैथमेटिशियन था। उसने फर्स्ट टाइम इसका कॉन्सेप्ट दिया। बेसिकली लिबनिज ने जो कॉन्सेप्ट दिया फंक्शन का, वो डिस्कस करना चाहता था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज के मुताबिक। वो बेसिकली बताना चाहता था कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या चीज होते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपकी बुक के अंदर ही है। सिंपल एग्जांपल ये है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। ये है एरिया। ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लिबनिज ने कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन सबसे पहले डिस्कस किया। बेसिकली उसका ये कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन को डिस्कस करने का मकसद ये था कि वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मुतालिक बता सके। उसके लिए एक जनरल सी एग्जांपल ले रहा हूं, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि एरिया, यहां पर x जो है, यहां पर मैं फिर बता देता हूं, x जो है वो लेंथ ऑफ साइड है। x जो है वो लेंथ ऑफ साइड है। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड करता है लेंथ ऑफ साइड पर। मतलब कि अगर आप x की जगह 2 पुट कर दो, 2 मीटर, तो आपका एरिया क्या निकलेगा? 4 मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्लियर हो गया। अगर आप x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो एरिया का आंसर आता है 9 मीटर स्क्वायर। बच्चों समझते रहना, जो चीज समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप x की वैल्यू यहां पर 4 पुट कर देते हैं तो यहां से एरिया आपका आ जाता है 16 मीटर स्क्वायर। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि एरिया बेसिकली डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ एक्स पर, मतलब लेंथ ऑफ साइड पर। तो इसमें एरिया क्या चीज बन गई? ए आपका बन गया डिपेंडेंट, जबकि एक्स क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो अकॉर्डिंग टू लिबनिज ये कहता था कि एरिया ए ऑफ स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ एक्स। लिबनिज ये कहता था एरिया ए ऑफ स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ
लेंथ x। अब यहां से क्लियर हो गया, क्या चीज हो गई कि एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ x। एक और एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर डेफिनेशन पे जाता हूं। एक और एग्जांपल, वो भी एग्जांपल बुक की ही उठा रहा हूं। बुक की एग्जांपल में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहां पर V स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब मेरे बच्चों जरा गौर से देखिएगा कि यहां पर जो मैंने आपके सामने वैल्यूज लिखी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब वॉल्यूम डिपेंड करता है r पर, तो लिहाजा यहां पर V क्या चीज हो गई, V हो गई डिपेंडेंट। ये डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, R पर। R वैल्यू है इंडिपेंडेंट। अब यहां पर क्लियर हो गया। अब इसको भी हम यूं लिख सकते हैं क्या कि वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ R। वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ R। अच्छा बेटा, यहां पर एक चीज मैं आपके सामने छोटी सी चीज डिस्कस करता हूं। देखिए, मैंने आंसर 4 निकाला एरिया का जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की। मेरी बात को गौर से सुनना, मैं कह रहा हूं मैंने एरिया 4 निकाला जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की। आप अपने जहन के अंदर रिकॉल करें, जहन पे जोर डालें और मुझे बताएं कि x की कोई और कीमत पुट करने से आंसर 4 आता है? x की कोई और वैल्यू पुट करने से आंसर 4 नहीं आता। देखिए, यहां पर मैं बता रहा हूं, एक साइड पर मैंने लिखा है, गौर से देखिएगा, आंसर 4 आता है जब हम लोग वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान क्या आ गया, यूनिक रिलेशन आ गया। इसी तरह आंसर 9 आता है जब हम वैल्यू 3 पुट करते हैं। 3 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करने से आंसर 9 नहीं आता। आपके जहन में आ रहा होगा सर -2 पुट करने से आ जाता है। बेटे, लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। इसी तरह आंसर 16 आता है जो कि 4 पुट करने से आता है। तो क्या हो गया कि ये दो सेट्स में एक सेट बन गया एरिया का, जबकि एक सेट बन गया लेंथ का। इनके हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन है। हर एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन है। फॉलो कर रहे हैं बेटे बात? बेसिकली उसने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के मुतालिक बताया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूनिक रिलेशन बना रहा हूं। अब इस यूनिक रिलेशन से मैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की तरफ जाता हूं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे है, फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन अ यूनिक रिलेशन ऑफ ईच एलिमेंट स्मॉल x फ्रॉम कैपिटल X टू यूनिक एलिमेंट y फ्रॉम कैपिटल Y। इसके लिए ना मैं बड़ी एक फनी सी एग्जांपल कोट करता हूं, जरा गौर से सुनिए। हम लोग एक शादी के फंक्शन में जाते हैं। लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जांपल कोट करता हूं। मैं अपनी दोस्त की शादी पर गया, दोस्त का भाई भी उसके साथ था। दोस्त का जो बारात जा रही है वो एक सेट है, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक जो मेरा दोस्त है वो आगे जाएगा, और दूसरी साइड पर जो हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं वो लड़की वाले, वो भी एक सेट है। उसमें से भी एक एलिमेंट आगे आएगा, मतलब इधर से लड़का आगे आया जो मेरा दोस्त है, उधर से लड़की आगे आई, और उन दोनों के दरमियान यूनिक रिलेशन बन गया। उन दोनों के दरमियान यूनिक रिलेशन बन गया। क्या ये हो सकता है कि मेरा जो दोस्त है वो ये कह दे, मेरे कान में ही कह दे, यार मुझे ना उसकी बहन भी पसंद आ गई, उसके साथ भी मैं शादी करना चाहता हूं। तो वो क्या अकेला आदमी उन दो के साथ यूनिक रिलेशन बना सकेगा? नहीं बेटे, वो फंक्शन नहीं होगा, वो जूते पड़ेंगे।
तो सिमिलरली यही कंडीशन यहां पर है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स का वाई के ईच एलिमेंट के साथ तनतनहा रिलेशन हो, अकेला यूनिक रिलेशन हो। इस यूनिक रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अब डेफिनेशन मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी। इसकी डेफिनेशन एक बड़ी मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करके बेटा मैंने लिखी है नीचे, वो भी जरा मैं डिस्कस कर लूं। फंक्शन फ्रॉम कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई, जहां पर स्मॉल एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स के साथ, जिनका यूनिक रिलेशन होगा स्मॉल वाई के साथ, जो बिलोंग करेंगे कैपिटल वाई के साथ, सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम यू पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जी y इज फंक्शन ऑफ x। अब क्लियर हो गया होगा बेटा मेरे ख्याल में कि y के दूसरे सेट के अंदर से हर एलिमेंट का पहले सेट के हर एलिमेंट के साथ सिर्फ यूनिक रिलेशन है, तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अब फंक्शन को डिस्कस करने से पहले, आगे चलने से पहले मैं इसके कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं। पहला की पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि फंक्शन हमेशा उन सेट्स के दरमियान बनेगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हों। तो लिहाजा यहां पर जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मैंने यहां यूज किए हैं, वो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, उनके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद जरूर हो। नंबर 2, इफ एक्स एंड वाई हैविंग रियल नंबर्स, वहां पर मैंने क्या एग्जांपल दी थी, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देके आया हूं। एक लड़की वाली की तरफ से आया, वो रियल वैल्यू नहीं है। यहां से एक लड़के वाला गया, वो रियल वैल्यू नहीं है। मैं कह रहा हूं रियल वैल्यू, जैसे ये रियल वैल्यूज हैं, ये एग्जांपल दी है 4 और 2 रियल वैल्यूज हो। अगर वो रियल वैल्यूज हो जाएंगी तो सच फंक्शन नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अच्छा बच्चों, यहां पर याद रखिएगा, लास्ट लेक्चर में आपको कैलकुलस की डेफिनेशन बताकर आया, यहां पर कैलकुलस की एक और डेफिनेशन डिस्कस करता हूं। ये देखिए, द स्टडी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन नोन एज कैलकुलस। कैलकुलस की एक और डेफिनेशन है, ये बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन लिखी है, द स्टडी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन नोन एज कैलकुलस। अब जब यूनिक रिलेशन आपस में कायम हो जाता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल कोट करके देता हूं, देखिएगा बेटा, डस्टर, एक एग्जांपल कोट करके दे रहा हूं बेटा, देखिएगा जरा गौर से। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेट है नॉन एम्प्टी कैपिटल एक्स, ये एक हमारे पास सेट है नॉन एम्प्टी कैपिटल वाई। अब बेटा लिखते हैं, यहां पर है हमारे पास 2, 3, 4, 5, जबकि यहां है हमारे पास A, B, C एंड D। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा, ये 2 मिल गया C के साथ, यूनिक रिलेशन है। ये 3 मिल गया A के साथ, यूनिक रिलेशन है। ये 4 मिल गया B के साथ, यूनिक रिलेशन है। अब इनमें जो X के एलिमेंट्स होंगे, यहां पर लिख रहा हूं, X सेट कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। जो X के सारे एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। मिसकंसेप्शन बच्चों में रेंज में आकर आती है, मैं वो बता दूं, जो Y के तमाम एलिमेंट्स होंगे वो हमारी को डोमेन कहलाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, Y के तमाम एलिमेंट्स को डोमेन कहलाते हैं। मतलब इसके अंदर अगर मैं बेटा आपके सामने डोमेन लिखूं, तो डोमेन जो ऊपर मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं, तो डोमेन क्या बनेगी? 2, 3 एंड 4। जबकि अगर मैं को डोमेन लिखूं तो इसकी को डोमेन क्या बनेगी? को डोमेन बनेगी A, B, C एंड D। अब अगर मैं को डोमेन का सबसेट राइट करूं, सबसेट मतलब तमाम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इसका अगर मैं सबसेट लिखूं, जैसे कि मैंने A, B, C लिखा, तो ये इसका सबसेट रेंज कहलाएगा। ये 3 की पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, X
डोमेन कहलाता है, y कोडोमेन कहलाता है, जबकि सबसेट ऑफ y रेंज कहलाती है। यहां तक मेरे बच्चों मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब ये जो मैंने आपके सामने फंक्शन लिखा, ये फंक्शन, ये जो 2 3 4 हैं, इन तमाम एलिमेंट्स को हम स्मॉल x से इंडिकेट करते हैं, जबकि y के तमाम एलिमेंट्स को हम स्मॉल y से इंडिकेट करते हैं। तो x के, कैपिटल X के स्मॉल x एलिमेंट्स का कैपिटल Y के स्मॉल y एलिमेंट्स के साथ यूनिक रिलेशन है, लिहाजा ये फंक्शन है। अब इसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना सीखते हैं, फिर उसके बाद कुछ की पॉइंट्स मैं और बताऊंगा, वो भी ध्यान में रखिएगा। ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं? ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा जाता है फंक्शन x कोमा y सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब ये क्या है? y फंक्शन है x का, जो मैंने यहां लिखा था, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और इनका आपस में क्या हो गया? यूनिक रिलेशन कायम होगा। अब इसके बाद बेटा की पॉइंट्स और लिखता हूं, फर्दर की पॉइंट्स ऐड करता हूं ताकि की पॉइंट्स आपके जहन के अंदर क्लियर हो। फर्दर की पॉइंट्स देखिएगा, फर्दर की पॉइंट्स लिख रहा हूं जो कि हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहला, याद रखिएगा, इसमें जो हमने स्मॉल x यूज किया था, जो अपनी एग्जांपल थी, स्मॉल x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। यहां पे लिख देता हूं y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसमें जो x है वो क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी कीमत पुट की जा सकती है, वेरिएबल्स कहलाते हैं जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। या फिर इनको इनपुट बोला जाता है। कंप्यूटर वाले बच्चे गौर से सुन लें, इसको इनपुट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसको प्री इमेज ऑफ f ऑफ x बोलते हैं, प्री इमेज f ऑफ x। इसको हाइट, हम हाइट के तौर पर कंसीडर करते हैं जब हमने हाइट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। हाइट प्रॉब्लम्स में जब हम हाइट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो इसको हाइट के तौर पर यूज किया जाता है, जबकि इसको हम विड्थ के तौर पर भी यूज करते हैं जब हमें कुछ एरियाज कैलकुलेट करने हो। तो ये x आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। मैंने तमाम चीजें लिख दी, इनको इनपुट भी कहा जाता है, प्री इमेज भी कहा जाता है, हाइट भी कहा जाता है, जबकि विड्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, y को क्या बोलते हैं? y को डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। y डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? x पर, x की वैल्यूज पर। इनको डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। इनको आउटपुट बोलते हैं, इनको आउटपुट बोलते हैं। इनको इमेज ऑफ f ऑफ x बोलते हैं, इमेज f ऑफ x बोलते हैं। इनको हम लोग हाइट बोलते हैं। इनको हम हाइट प्रॉब्लम्स में इनको बतौर विड्थ कंसीडर किया जाता था, जबकि इनको हाइट प्रॉब्लम्स में हम लोग इनको बतौर लेंथ कंसीडर करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हाइट प्रॉब्लम में एज विड्थ, और जबकि इनको y को हाइट प्रॉब्लम में एज लेंथ कंसीडर किया जाता है। तो ये इसके की पॉइंट्स थे। आपके सिलेबस में सिंपल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लिखे हुए। लिबनस ने ये तमाम के तमाम वर्ड्स यूज किए थे, जिसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका यूज किया था। तो इसके लिए भी हम मैं की पॉइंट बता देता हूं, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है कि आइडिया फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय लिबनिस, और जबकि इसकी नोटेशन जो थी फर्स्ट टाइम यूज की थी, इसकी नोटेशन फर्स्ट टाइम यूज की है रूलर ने। नोटेशन ऑफ फंक्शन इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम यूलर ने, और जो क्या थी y इज इक्वल टू f ऑफ x थी।
जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स थी। मेरे ख्याल में जो कुछ मैंने बताया है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम फर्दर चलते हैं और नेक्स्ट कुछ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं।